देखो, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पुनः आज आपका स्वागत है श्री शिव और विश्वनाथ शिक्षण संस्थान के वर्चुअल वीडियो क्लास में। आज हम आपको पुनः लेकर आए हैं मौसमी बेरोजगारी जिसे कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी से शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। आपको बता चुके हैं कि वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता था, उसमें कार्य करने की क्षमता भी है, किंतु या फिर भी उससे कार्य नहीं मिल पाता है, तो उसे हम बेरोजगार अर्थात बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी। जैसा कि नाम से ही आप लोग परिचित हैं, आप लोग मौसमी अर्थात मौसम के अनुसार बेरोजगारी, मौसम के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को ध्यान देंगे। मैं लिख रहा हूं मौसम के परिवर्तन, मौसम के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे ध्यान देना, हम बता रहे हैं आपको मौसम के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में लगे श्रमिकों को देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला है पहला दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, ध्यान देंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। पुनः समझोगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं, किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता जो होती है वह शून्य होती है। अर्थात उन्हें काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बेरोजगारी भारत के गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखी जाती है, पाई जाती है। इसमें भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक भूमि के छोटे से टुकड़े पर जरूरत से ज्यादा श्रमिक या व्यक्ति कार्य करते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या जरूरत से ज्यादा अगर श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो कार्य में जल्दी होगी, लेकिन उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि उनके पास और कोई कार्य नहीं है, काम नहीं है। इससे क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब हम तीसरी की बात करते हैं, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी तीसरा, खुली बेरोजगारी वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में जनशक्ति तो अर्थात जन नहीं, श्रम शक्ति, सॉरी, वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है,
किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है या सभी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता है, अर्थात काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी भारत के अधिकतर इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थात खुली बेरोजगारी जो है भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में, कहा औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब बेटा देखो, अब हम बात करते हैं रोजगार की दशाओं के आधार पर। अब देखेंगे रोजगार के दशाओं के आधार पर भी कुछ श्रमिक जो हैं संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और कुछ श्रमिक जो हैं असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रोजगार की दशाओं के आधार पर क्या है, रोजगार की दशाओं के आधार पर रोजगार के दशाओं के आधार पर, तो रोजगार के दशाओं के आधार पर लिखेंगे रोजगार की दशाओं के आधार पर या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं, ध्यान देना, या हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधि रोजगार की आर्थिक गतिविधियों के रोजगार, ठीक है, ध्यान देना, रोजगार की परिस्थितियों के अनुसार यहां से हम ब्रैकेट में कह सकते हैं, सॉरी के अनुसार, ठीक है, क्या रोजगार को या रोजगार के क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, के अनुसार रोजगार के क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रोजगार की दशाओं के आधार पर, रोजगार की दशाओं के आधार पर, रोजगार की दशाओं के आधार पर या आर्थिक गतिविधियों के रोजगार की परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार रोजगार के क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, नंबर 2 है असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं और असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में वे लोग आते हैं या वे क्षेत्र आते हैं, सॉरी, संगठित क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। ध्यान देना, लिखना भी पड़ेगा आपके लिए।
रोजगार की अवधि नियमित होती है। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, संगठित क्षेत्र में वही क्षेत्र आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। दूसरा, ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होती हैं। ध्यान देना, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा क्या होती हैं, पंजीकृत होती हैं, उन्हें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। तीसरा, इसमें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, इसमें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। इसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनमें एक निश्चित समय तक ही कार्य करने की आशा की जाती है, अर्थात उनसे संगठित क्षेत्र के श्रमिकों से एक निश्चित समय तक कार्य करने की आशा की जाती है। ध्यान देना, कार्य करने की आशा की जा सकती है। यदि वे अधिक कार्य करते हैं अपने कार्यकाल में, सेवा क्षेत्र में, सेवा के समय यदि वे अधिक समय तक कार्य करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है सरकार की तरफ से। वे साढ़े वेतन, छुट्टी, अवकाश, काल में भुगतान, अवकाश लेने पर भी भुगतान होता है, डेली बेसिस पे नहीं होते हैं, भविष्य निधि मिलती है, सेवा अनुदान राशि मिलता है उन्हें, और सेवा से निवृत्त अर्थात सेवानिवृत्त होने पर उन्हें पेंशन भी मिलता है। उनकी चिकित्सीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से संगठित क्षेत्र के लोग जो होते हैं, श्रमिक जो होते हैं, वे अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र। क्या असंगठित क्षेत्र? असंगठित क्षेत्र सेकेंड है इसमें। ठीक है, असंगठित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। ध्यान देना, ये क्षेत्र सरकारी नियम से बाहर होते हैं। ठीक है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। ये ध्यान देना, ये क्षेत्र अपने नियम कानून के अनुसार ये क्षेत्र अपने नियमानुसार
कार्य कराते हैं। ध्यान देना, अगला क्या है, ये जब चाहे किसी भी श्रमिक को बिना कारण बताए कंपनी से निकाल सकते हैं। और भी है, ये निम्न आय वाले श्रमिकों को ही अपने कंपनी या संस्था में रख सकते हैं। तो एक बार पुनः देखोगे, असंगठित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। इसमें रोजगार की अवधि तथा नियम उपनियम आदि निश्चित नहीं होते हैं। इनमें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने वाले स्वावेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि कुछ भी हो, कोई भी प्रावधान हो नहीं है। अगर ये छुट्टी ले लिए तो इनके वेतन कट जाता है। ठीक है, यहाँ श्रमिकों को बिना कोई कारण बताए हटा दिया जाता है। इस रोजगार में क्या श्रमिकों का संरक्षण नहीं है तथा श्रमिकों को कोई लाभ भी नहीं है। जब सरकार ने देखा कि कुछ श्रमिक जो है संगठित क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनका आय ठीक ठाक है, मध्यम वर्ग के हैं, उनके परिवार का शिक्षा स्वास्थ्य सब बढ़िया है। असंगठित क्षेत्रों को देखा कि ये लोग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को देखा कि ये लोग जो हैं इनकी आय कम है, ये गरीबता झेल रहे हैं। तो सरकार ने एक एक्ट बनाया, अधिनियम बनाया। वह एक्ट या अधिनियम क्या है ध्यान दोगे, इसके पहले नरेगा चलता था लेकिन 2005 में उसका नाम मनरेगा किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो अब आपको हम मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है, बता रहे हैं। देखिएगा, महात्मा गांधी मनरेगा अंग्रेजी में जानती ही हो, 60 में लिखा जाता है MG, ठीक है, NRE, ठीक है, GA ऐसे, ठीक है, 2005, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है जानोगे? महात्मा, क्या है पहला एम से महात्मा गांधी, GANDHI, महात्मा गांधी, ठीक है। नेशनल NATIONAL, नेशनल एम्प्लॉयमेंट क्या है ये लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। EMPLOYMENT एम्प्लॉयमेंट। गारंटी एक्ट GURT गारंटी एक्ट ACT 2005। इस अंग्रेजी में पूरा नाम ध्यान दीजिएगा मनरेगा का। वैसे शॉर्ट में MGNREGA लिखा जाता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 कहा जाता है।
ठीक है। अब इसका पूरा नाम हिंदी में तो आपको हम बता ही चुके हैं कि इनका पूरा नाम क्या है हिंदी में आपको बता चुके हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी तो नहीं मिलेगा, गारंटी एक्ट मीन्स अधिनियम होता है, अधिनियम 2005। ठीक, ये है क्या? जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे आपसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ाने तथा भूमिहीन और अन्य श्रमिकों की साधारण अवस्था को सुधारने के लिए केंद्रीय सरकार ने अर्थात केंद्र सरकार ने 2005 को यह अधिनियम पास किया। कौन सा? महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अर्थात मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पास किया। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत उन सभी लोगों अर्थात जो काम करने में सक्षम हैं, उन सभी लोगों अर्थात ध्यान दोगे जो कार्य करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है, अर्थात इनके अंतर्गत उन सभी लोगों को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक वर्ष में 100 दिन, कितना? 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। इस अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के, ध्यान देना, इस अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कार्यों की वीरता दी जाएगी जिसमें या जिनसे भविष्य में भूमि के उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये रहा आपका मनरेगा, जिसे हम महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं। तो बेटा आज के वीडियो में आपका पार्ट 2 जो है वह पूरा होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आज पूरा हो गया। इस पाठ को आज हम ये समाप्त करते हैं। अब तीसरा पाठ आपको वैश्वीकरण पढ़ाया जाएगा। वैश्वीकरण क्या है सबसे पहले आपको बताएंगे उस पाठ में। तब तक के लिए आप यही पढ़िए, इसके बाद आपको नोट्स भेजेंगे क्वेश्चन आंसर का, आप उसको लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।